नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम का मुद्दा लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। संसद में भी यह मुद्दा अब एक बड़े मुद्दे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। संसद का सत्र आज सुबह संसद की शुरुआत जैसे हुई, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ ईवीएम के मुद्दे पर और उसके बाद सत्र का संसद को लोकसभा को स्थगित करना पड़ा 12 बजे तक के लिए। अडानी मामले पर और ईवीएम को लेकर विपक्ष अड़ा है चर्चा कराने के लिए। इसको लेकर जो संसद में आज कुछ हुआ उसको हम लोग देखते हैं किस तरह से वहां हंगामा हुआ और विपक्ष इन दोनों ही मुद्दों पर अड़ा है चर्चा के लिए, चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे ईवीएम का। अडानी के मुद्दे को जिस तरह से अब सरकार की ओर से या सरकार से के समर्थित लोग अब उस पर सफाई दे रहे हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जिस तरह से उसमें उतर आए हैं, उसको देखते हुए ये और भी ज्यादा अब विपक्ष के लिए मुद्दा होता जा रहा है। इस पर संसद में चर्चा कराने की मांग हो रही है। दूसरी ओर ईवीएम पर जो बात हम लोग आप पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं कि विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक इस पर अब आंदोलन की और लड़ाई की रणनीति अपना रहा है, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। ईवीएम को लेकर संसद में ईवीएम पर भी आज चर्चा कराने की मांग की गई और उसे लेकर वहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एक बार रुक करते हैं किस तरह से संसद लोकसभा में सुबह जो हुआ 11 बजे जैसे ही लोकसभा की शुरुआत हुई और उसी समय इसको इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा की मांग उठी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संभल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा की मांग चल रही थी और आखिरकार वहां पर विवाद की स्थिति देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष को संसद को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और उसके बाद एक बार देखेंगे उन विजुअल्स को कि किस तरह से ईवीएम, अडानी और संभल इन तीनों ही मुद्दों पर विपक्ष पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि उस पर चर्चा कराई जाने की मांग को लेकर, और दूसरी ओर सत्ता पक्ष इन तीनों ही मुद्दों पर चर्चा से भागने की कोशिश करता दिखाई पड़ रहा है। इसको देखते हैं किस तरह से वहां पर आज जब 11 बजे संसद की शुरुआत हुई लोकसभा की, तो किस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य है, प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्न। तो लोकसभा में आपने देखा कि प्रश्नकाल में जिस तरह से विपक्ष ने तीनों ही मुद्दों पर चर्चा की मांग की, ईवीएम को लेकर और अडानी के मामले पर और संभल को लेकर, उसमें सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन विवाद अब यह सुलझता दिखाई नहीं पड़ रहा है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या फिर अडानी का मुद्दा हो या फिर संभल को लेकर। संभल का मामला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ईवीएम की। ईवीएम में महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर उछला है, उसको देखते हुए अब यह लग रहा है कि विपक्ष यानी जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, यानी एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर संसद में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और साथ ही इसे अदालत में भी ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस मामले में एक याचिका जो मतपत्रों से चुनाव कराने की याचिका है, उसको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब आप
चुनाव जीतते हैं, यानी विपक्षी पार्टियां जब चुनाव जीतती हैं तो वो ईवीएम की बात नहीं करती हैं और हारती हैं तो ईवीएम की बात करती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से यह दिखाई पड़ रहा है कि हारने या जीतने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर काफी हमलावर है और उसकी सीधे तौर पर यह मांग है कि अब हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ मतपत्रों के जरिए, यानी जो बैलेट पेपर्स होते हैं उनके जरिए चुनाव चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उससे यह साफ हो रहा है कि अब इस पर इंडिया गठबंधन किसी भी तरह से रुकने के मूड में नहीं है। इसको लेकर अब वो एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुका है। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मतपत्रों से ही अब चुनाव होंगे और उससे कम हमें मंजूर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए, ईवीएम से नहीं चाहिए। और आपने किस तलखी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात कह रहे थे, उसको आपने सुना कि किस तरह से अब विपक्ष इस मामले पर कैसे आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुका है। इसके पहले शिवसेना के नेताओं के बयान आए, उसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो साफ तौर पर लोकसभा में यह बात कह चुके हैं, संसद में कह चुके हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव जीत जाए तब भी हमें ईवीएम से चुनाव नहीं मंजूर है, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों ने भी इसको लेकर अब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है। हरियाणा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग में इसकी शिकायतें की गई, सुनवाई नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने विपक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अब इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़े। क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब विपक्ष के ऊपर उठने लगे हैं कि आखिर जब आप ईवीएम से आप चुनाव, ईवीएम की गड़बड़ियां हैं और उससे आपको चुनाव में नुकसान हो रहा है तो आप ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब ये विरोध, ये अब ईवीएम के विरोध की लड़ाई, ये आर पार की लड़ाई ये बन चुकी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से तो अब ये साफ है कि इस पर कोई अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लोकसभा में जिस तरह से इस पर हंगामा हुआ, 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, ईवीएम और अडानी के मुद्दे पर वहां चर्चा की मांग की गई, उसको अर्जेंट करना पड़ा। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी यह हंगामा कम नहीं पड़ा, यानी शोरगुल कम नहीं हुआ, यह मांग कमजोर नहीं हुई। तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं, उनकी भी यह मांग है कि केवल और केवल मतपत्रों से ही अब चुनाव होना चाहिए। तो अमलेंदु जी, अब यह बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि संसद से लेकर सड़क तक
जो अब ईवीएम को के खिलाफ जो लड़ाई है अब वो रंग लाती दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए अब इंडिया गठबंधन एक आर पार की लड़ाई लड़ते हुए दिख रहा है। बिल्कुल समीर जी, अब ईवीएम पर लड़ाई आर पार की स्थिति में पहुंच गई है और ये लड़ाई बढ़ेगी। और कल तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि अब हमको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, ईवीएम से चाहिए ही नहीं किसी भी तरीके से चुनाव, और इसके लिए अब आंदोलन करना पड़ेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से बैलेट से चुनाव कराने के लिए यात्रा निकालनी पड़ेगी और देश भर में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यानी कि अब ये आंदोलन होगा। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस महासचिव है, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इसको मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हम जिस बात को लंबे समय से कह रहे थे, देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस पर सहमति जताई है और इस पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अविनाश जी कुछ नई खबर? जी बिल्कुल, अविनाश जी कुछ खबर लेकर आए, लेकिन आपको बता दें कि अब लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी उस पर विपक्ष इससे चर्चा से कम पर किसी चीज पर राजी नहीं है। जी अविनाश, एक बात तो यही बतानी थी कि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष की तरफ से अडानी का जो मुद्दा है अमेरिका में जो उठा है, और दूसरा मणिपुर, इन दो मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की डिमांड कर रहा है। मणिपुर का मुद्दा तो आपको पता ही है कि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और वहां अभी तक शांति प्रक्रिया पर सरकार की तरफ से कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया है। विपक्ष की एक डिमांड यह भी है कि कम से कम नरेंद्र मोदी को शांति की अपील करनी चाहिए और उनको मणिपुर जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस बार तो लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी मणिपुर नहीं गए थे। संभवतः पहली बार इस तरीके का चुनाव हुआ है कि एक चुनाव चल रहा हो और देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। और दूसरा मुद्दा जो ईवीएम को लेकर चल रहा है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मीटिंग में यह फैसला हुआ है कि जो ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट मशीन की काउंटिंग है उसके लिए वो दोबारा से डिमांड करेंगे कि जहां पर वो उनके कैंडिडेट हारे हैं या जहां जिस ईवीएम पर उनको शक है कि जहां उनको वोट मिलना चाहिए था लेकिन वो वोट महायुति को मिल गया है, वहां पर वो वीवीपैट की जो पर्चियां उसके गिनती की डिमांड करने वाले हैं और इसके लिए जो जरूरत पड़ती है तो कोर्ट भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ईवीएम को लेकर मुद्दा अब काफी आगे बढ़ चुका है और विपक्ष इसको लेकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग से तो शिकायतें की जाएंगी और जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि 450 से ज्यादा शिकायतें इस बारे में आई हैं। कई सारे हमने वीडियोस देखे हैं, विजुअल्स देखे हैं। कुछ गांव में लोग कह रहे हैं कि हमने वोट ही नहीं डाला और कहां से ये वोट पड़ गए, हमने जिसको वोट डाला उसको 0 वोट मिल रहे हैं, एक भी वोट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हरियाणा में भी 20 विधानसभा सीटों में 90 में से 20 विधानसभा सीटों में इस तरह की धांधली की शिकायतें आई। हालांकि लोग ये चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया जरूर, लेकिन जो जवाब दिया उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं रही। महाराष्ट्र में भी जिस तरह के अब आरोप लग रहे हैं ईवीएम मशीनों को लेकर, और ये आरोप अब इन आरोपों को लेकर जिस तरह से अब विपक्ष एक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो एक बड़ा आंदोलन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ईवीएम और अब अडानी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ईवीएम को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस समय काफी उग्र है और उसको लेकर अब वो रुकने के मूड में नहीं है। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम बैलेट पेपर से कम कोई चीज मंजूर नहीं है, ईवीएम मशीनों को आप ले जाइए, इन सबको गोडाउन में रख दीजिए। उसको देखते हुए अब यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को लीड करने वाली है और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सब इसके साथ में खड़े हुए हैं। हमले बिल्कुल समीर जी, इस पे सारे गठबंधन के साथ में खड़े हुए हैं और महाराष्ट्र से तो पूरा महाविकास अघाड़ी जो है इस पर एकजुट है और वो चुनाव आयोग भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। यानी अब ईवीएम पे मसला आसानी से रुकने वाला नहीं है। ईवीएम पर बड़ा आंदोलन होगा और चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर अब आर पार होगी। समीर जी देखिए, चुनाव आयोग जो व्यवस्था करता है उसमें सारे जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी सहमतियों से ही कुछ चीजें तय होती हैं। तो ईवीएम का मसला भी राजनीतिक दलों की सहमति का ही मसला है। चुनाव आयोग खुद में कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है कि साहब वो कानून बना देगा कि ईवीएम से चुनाव होने हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं। अगर सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने हैं या अधिकांश राजनीतिक दल इस पर सहमत है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने, तो चुनाव आयोग की मजबूरी है कि उसको ईवीएम से चुनाव नहीं कराने पड़े। तो ये एक कंसेंसस का मसला है और इस पर अगर आंदोलन खड़ा होता है, विपक्ष एकजुट होकर एक माहौल बनाता है, तो फिर चुनाव आयोग को इस पर दबना पड़ेगा। अब देखना यह है कि राजीव कुमार भद्दी भद्दी शायरियां ही सुनाते रहेंगे या ईवीएम पर जो है झुकेंगे।
जी बिल्कुल। और इसको लेकर आंदोलन की बातें अब कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही है। इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने जिस तरह से कहा है कि इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया जाना चाहिए, अब यह लग रहा है कि निश्चित तौर पर संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन कमर कस चुका है और जल्दी ही इस पर अब यह विपक्षी दल सड़क पर दिखाई देंगे। एक बार सुनते हैं कांग्रेस की एमपी रंजीत रंजन क्या कह रही हैं ईवीएम को लेकर। बात हो रहा है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है उनको, कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है हम लोगों का, जो कल संविधान दिवस पे हम लोगों ने लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा और निश्चित तौर से अब एक मुहिम चलानी चाहिए। दाग में कुछ काला है, जो रिजल्ट आ रहा है हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए, क्योंकि सारे अगर आप एग्जाम्पल इंटरनेशनली भी लें तो मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं वो आज भी बैलेट से ही चुनाव कराती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया बैलेट की मांग। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे इतना पता है कि कानून सदन बनाता है और जिस दिन सदन चाह लेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करना है तो हम कानून बनाते हैं और कानून की पालना हम सबको इंक्लूडिंग जुडिशरी को करनी पड़ती है। तो ये मुद्दा जिस तरह से ईवीएम को लेकर अब सड़क पर उतरने की तैयारी में इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, निश्चित तौर पर वो सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है। चुनाव आयोग के लिए तो है ही, खैर बिल्कुल सही अमलेंदु जी कह रहे थे कि जब संसद में नियम बना ही दिया जाएगा तो चुनाव आयोग तो उस नियम को मानने के लिए बाध्य है। इसमें चुनाव आयोग ईवीएम की गड़बड़ियों को ही देख सकता है, जो कितनी गंभीरता से देख रहा है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि उसको केवल और केवल बैलेट पेपर्स के जरिए ही चुनाव चाहिए, यह अब देखते हुए लग रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर अब कितना गंभीर है और किस तरह की वो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान जो संविधान दिवस पर उन्होंने कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो लग रहा है कि एक उसको जिसको कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत है कि एक आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। चूंकि उसके पहले गठबंधन के घटक दलों की एक बैठक हो भी चुकी है, इस पर चर्चा भी हुई है कि कैसे आंदोलन को क्या स्वरूप दिया जाए, लेकिन एक आधिकारिक तौर पर जिस तरह से खड़गे ने सीधे तौर पर खारिज किया कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, मतपत्रों से ही हमें चुनाव चाहिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम मशीनों को खारिज करते हुए। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए, सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए।
तो ये बिल्कुल जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह का आंदोलन होगा सड़क पर उतरने का, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह से पदयात्रा की गई है। बिल्कुल साफ ये संकेत है कि रणनीति क्या अपना रही है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इसको लेकर क्या रणनीति अपना रहा है। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, अब इंडिया गठबंधन की रणनीति एकदम साफ है कि किसी भी तरीके से ईवीएम पर कोई समझौता नहीं करना है और ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाने हैं। बिल्कुल ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। और जो रोहित पवार हैं समीर जी, जो कि एमएलए हैं शरद पवार की पार्टी एनसीपी के, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मराठी में एक ट्वीट किया है और कुछ उन्होंने एक जो है वो एक कॉन्स्टेंसी का जारी किया है उन्होंने डाटा, और उसको डाटा करते हुए कहा है कि क्या महाराष्ट्र के लोगों का ईवीएम में गड़बड़ी का शक अब हकीकत में बदल रहा है। इसका अच्छा उदाहरण है कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र। क्या महाराष्ट्र का लोकतंत्र गुजराती ईवीएम के जाल में फंस गया है? ये रोहित पवार का सवाल है। ये यानी जो अब ईवीएम के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसमें पूरा इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ एकजुट हो रहा है। तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, ईवीएम की चोरियां पकड़ी जा रही हैं और ईवीएम की चोरियों को पकड़कर उसके खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जा रही है। चूंकि न चुनाव आयोग सुनने को तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, तो अब जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बनता होगा। अगर जन आंदोलन खड़ा होगा तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों को आंदोलन की आवाज सुननी पड़ेगी। बिल्कुल आंदोलन की आवाज सुननी पड़ेगी। और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सड़क पर उतरने जा रहे हैं और पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि उन्होंने गठबंधन के सभी घटक दलों से भी आह्वान किया है और गठबंधन के घटक दल पहले से ही इस बारे में पूरी तरह से तैयार दिखाई पड़ रहे हैं कि ईवीएम के खिलाफ अब एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। और लोकसभा में जो कहा था पिछले सत्र में अखिलेश यादव ने, उसको भी हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि किस तरह से अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वहां जिस तरह से ईवीएम को लेकर और प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें हुई हैं लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो पूरा विपक्ष इस मामले में एक साथ एकजुट दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस मामले में क्या बयान दिया है और क्या कहना है उनका, जो चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं और उसकी निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं। सुनते हैं डिंपल यादव को। ने मिलके जिस तरह से एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का भी पूरा प्रयास हुआ नहीं है, पूरा हुआ है, मतलब बूथ कैप्चरिंग तक हो ही गई प्रशासन द्वारा। और कहीं ना कहीं जो लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, बड़े सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम पर अब सरकार घिरती दिखाई पड़ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अमलेंदु जी कह रहे हैं कि सारी ईवीएम मशीनों को मोदी जी के घर, अमित शाह के घर भेज दीजिए। अहमदाबाद में बहुत सारे गोडाउन्स बने हुए हैं, वहां भेज दीजिए। आखिर इस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों घेरे में है, जबकि सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही हुआ करती थी? बिल्कुल समीर जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी होती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी याचिका पर ही जो था वो वीवीपैट मशीन लगाने का आदेश दिया गया था। और कल भी जो याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने समीर जी, उसमें भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र जो है वो जो याचिका करता थे डॉक्टर के पॉल, उन्होंने किया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका भी इसमें दायर की गई थी। तो ये यानी भारतीय जनता पार्टी ने ही इस पर शुरुआत की थी। और जो उनके प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव, जो राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने किताब लिखी थी बाकायदा, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और लालकृष्ण आडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे पवित्र ईवीएम हो जाएगी? और भारतीय जनता पार्टी को डर क्या है अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए? अगर जनता आपको जिता रही है तो आप चुनौती दीजिए, चुनौती को स्वीकार कीजिए कि भाई चाहे वोटिंग मशीन से करा लो और चाहे आप बैलेट पेपर से करा लो, हम दोनों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाती कि बैलेट पेपर से भी हम जीतेंगे, करा लो? ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और चूंकि बिल्कुल पहले भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम पर सवाल उठाया करती थी, लेकिन आज वो इसी पर तंज कस रही है विपक्ष के ऊपर। और विपक्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये बात कही है जब उसने मतपत्रों के जरिए यानी बैलेट पेपर्स के जरिए चुनाव कराने की से संबंधित एक याचिका को खारिज किया। उसकी आपको सूचना दी हम लोगों ने, कल ही जिस समय ये खारिज हुआ था उसी समय ये सूचना दी गई थी डीबी लाइव के इस कार्यक्रम में। और उस पर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं वही बातें कही है कि जब आप जीतते हैं तब आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते, जब आप हारते हैं तब सवाल उठाते हैं। लेकिन
महाराष्ट्र के चुनाव के बाद और हरियाणा के चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने यह साफ कर दिया कि हम जीतने और हारने दोनों की स्थिति में इस पर सवाल उठा रहे हैं और पूरी तरह से खारिज करते हैं ईवीएम से चुनाव कराने को। तो मशीनों के जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनको पूरी तरह से खारिज करते हुए अब मतपत्रों से यानी बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में दिख रहा है विपक्ष। ये बात जो सवाल उठाए गए हैं कि हारने पर ही क्यों ईवीएम का सवाल उठता है, उस पर इतना साफ जवाब दिया था अखिलेश यादव ने लोकसभा के पिछले सत्र में। उसको एक बार सुनेंगे हम लोग कि क्या कहा था उन्होंने। सीधे तौर पर कहा था कि अगर हम सभी सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाते लोकसभा की, तब भी हम यही कहते कि हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए, हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते हैं। सुनते हैं अखिलेश यादव को। महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो यह बिल्कुल साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था लोकसभा के सत्र में कि वो मुद्दा जीवंत है। हम भले ही चुनाव जीते हैं लेकिन इस मुद्दे पर हम अभी भी आंदोलन करने की तैयारी में है, वो मुद्दा हमारे लिए बना हुआ है। यानी ईवीएम से चुनाव कतई नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से संविधान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि अब हमें मतपत्रों से ही चुनाव चाहिए और उसकी मांग को लेकर हम सड़क पर उतर रहे हैं, उसी तरह से आंदोलन करेंगे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की गई थी। यानी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है अब विपक्ष। तो अब ये ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अभी महाराष्ट्र में भी लगातार इस तरह के जो ईवीएम की शिकायतें आ रही हैं। संजय राउत ने कहा है कि ईवीएम की 450 से ज्यादा शिकायतें उनके पास अब तक आई हैं और भी ज्यादा शिकायतें हैं। वहां के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि वहां के स्थानीय मतदाता ये कह रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया है उसको वोट एक भी नहीं मिला और जिसको नहीं दिया पूरे गांव ने उसको सारे वोट मिल गए हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं और यही सारी शिकायतें सभी जगहों से आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों में जहां ईवीएम की गड़बड़ियां होती हैं वहां वोट जो निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कोई ना कोई संलिप्तता है, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं और एक दो केस में ऐसा हो सकता है, अपवाद हो सकता है, लेकिन सभी मामलों में ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण जो ईवीएम को लेकर सवाल है अमलेंदु जी, उसी लिए विपक्ष इस बार बार इस मुद्दे को उठाता है कि आखिर वो मशीनें विपक्षी पार्टियों को वोट क्यों नहीं देती हैं। बिल्कुल समीर जी, विपक्षी पार्टियों को वोट क्यों नहीं देती हैं और किसी मशीन में खराबी होती है तो वो सारे वोट बीजेपी को ही क्यों जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वोट बीजेपी को डालो, कांग्रेस को चला जाए, समाजवादी पार्टी को चला जाए, किसी निर्दलीय को चला जाए। ऐसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों होता है कि वोट किसी को भी डालो और चला बीजेपी को जाए। ऐसा जो है इसका मतलब टेम्पर्ड मशीनें होती हैं। और समीर जी, कल शरद पवार ने अपने सारे प्रत्याशियों से मुलाकात की है, उनकी बैठक हुई है और उसमें फैसला किया गया है कि एनसीपी शरद पवार के सभी प्रत्याशी जो हैं वो 5% जो कराई जाती है वीवीपैट से मिलान, उसके लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर करेंगे। इसी तरीके से आज उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशियों को बुलाया है, उनकी बैठक है, उसमें भी तय किया जाएगा कि सारे प्रत्याशी जो हैं वो 5% की जांच कराने के लिए चुनाव आयोग जाएंगे। कांग्रेस पहले ही इसको तय कर चुकी है, यानी लगभग 200 से ज्यादा प्रत्याशी जो है महाराष्ट्र में वो चुनाव आयोग में ये याचिका दायर करेंगे। अब देखना यह कि चुनाव आयोग ये जांच करवाता है कि नहीं करवाता है, क्योंकि अगर करवाएगा तो चोरी पकड़ी जा सकती है। समझिए, चूंकि जो करार क्षेत्र है, जो पृथ्वीराज चौहान जहां से लड़ रहे थे, वहां का एक वीडियो, वहां की एक लिस्ट वायरल हो रही है कि एक बूथ पर वोट है 514 और गिने जा रहे हैं 574। तो ये इस तरह की चीज सामने आ रही है। जितेंद्र आभार जो है उसके नेता एनसीपी शरद पवार के, उनका कहना है कि ईवीएम जो है जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल, तो जितेंद्र आभार को सुनते हैं। उन्होंने कहा भी है कि ईवीएम जनता को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है इसका इस्तेमाल। यानी वही आरोप है कि यहां वोट कम पड़ रहे हैं लेकिन गिन दिए जाते हैं ज्यादा। लाखों की संख्या में वोट बढ़ जाते हैं चुनाव आयोग में, कैसे बढ़ जाते हैं इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो ईवीएम पर सवाल खड़े
करती हैं। सवाल पिछले कई चुनावों से खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से विपक्ष इस पर अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में दिख रहा है, यह साफ लग रहा है कि अब इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है इंडिया गठबंधन। जितेंद्र आव्हाड को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, किस तरह से ईवीएम मशीनों को लेकर, यानी उन्होंने कहा कि ये ईवीएम मशीनें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साफ तौर पर वही एक आरोप कि हम वोट कितना भी वहां है, यानी जिस बूथ पर केवल 500 वोट है, अगर वहां 574 वोट गिने जा रहे हैं तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के ढेरों आरोप हैं, लेकिन अब जिस तरह से ईवीएम को लेकर विपक्षी गठबंधन इसको देशव्यापी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, वो लग रहा है कि अब इस पर आर पार कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और मत पत्रों से चुनाव कराने पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल समीर जी, बीजेपी को मजबूर, मतलब चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ेगा कि मतपत्रों से कराए, और मतपत्रों से अगर नहीं कराएंगे तो आंदोलन बड़ा खड़ा होगा, क्योंकि इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए हैं। यानी सब तरफ से एक तरीके से कहा जाए वो तैयारियाँ शुरू हो रही हैं ईवीएम के खिलाफ, और आंदोलन बड़ी तेज, मतलब बड़ा आंदोलन जो है वो इंडिया गठबंधन इसके लिए करेगा। और राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसी तरीके से बैलेट से चुनाव कराओ यात्रा निकाली जाएगी और पूरे देश भर में यात्रा निकलेगी। अभी देखना यह है कि इसका कार्यक्रम कब तय होता है, चुनाव आयोग पर किस तरीके से इसका दबाव डाला जाता है। समीर जी, बिल्कुल, लेकिन ये जो सवाल है अमलेंदु जी, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल ताजा तरीन कल उस याचिका पर उठाया जो याचिका दायर की गई थी कि मतपत्रों से चुनाव कराया जाए, कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम सही रहती है और जहां हारते हैं वहां नहीं रहती है। लेकिन ये नेता जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे दूसरे नेता हो, अब जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जहां जीते हैं आप वहां भी करा लीजिए। और संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराए जाएं और मतपत्रों से चुनाव कराए जाएं, क्योंकि इन नतीजों पर हमको भरोसा नहीं है। और संजय राउत ने इस मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को भी घेरा है। संजय राउत ने जो इस बारे में बात कही है, जिसमें उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को घेरा है, वो भी बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी हुई, लेकिन आखिरकार जब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ईवीएम से ही चुनाव कराने की इजाजत दे दी और उसको कोई उसमें गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ी, कोई खामी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन दुनिया भर के जो टेक्निक के विशेषज्ञ हैं, तकनीक जानकार हैं, उनका यह कहना है कि ईवीएम मशीनों को हैक भी किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है और अपने हिसाब से उनमें गड़बड़ी की जा सकती है। यानी जो दावा किया जाता है कि वो फुल प्रूफ है, वो इस तरह से नहीं है। तो अब इसीलिए ईवीएम को पूरी तरह से खत्म करने, खारिज करने की मांग इंडिया गठबंधन की ओर से हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान बड़ा अहम है, जिसमें उन्होंने साफ तौर कहा है कि ये सारी ईवीएम मशीनों को अब एक जगह रख दिया जाए, उनको एक गोडाउन में रख दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। बिल्कुल समीर जी, और जो रोहित पवार हैं, जो एनसीपी शरद पवार के नेता हैं, उन्होंने एक और जो है वो पोस्ट किया है और एक डाटा जो है उन्होंने जारी किया है इसी चुनाव का, और उन्होंने लिखा है कि क्या महाराष्ट्र का लोकतंत्र गुजराती ईवीएम के जाल में फंस गया है? ऐसा कैसे है कि नासिक जिले के विधानसभा क्षेत्रों में विजयी उम्मीदवारों को प्राप्त वोट लगभग समान है? उपरोक्त आंकड़े भेजने वाले एक आम नागरिक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न निश्चय ही विचारोत्तेजक है। चुनाव आयोग सामने आकर यह बताने को तैयार नहीं है क्या सच है और क्या झूठ। आखिर आयोग क्या छुपाना चाह रहा है, या फिर आयोग ने लोकतंत्र को खत्म करने का बीड़ा उठा लिया है? राज्य की आम जनता इन और कई अन्य सवालों का जवाब चाहती है। हालांकि जनमत को ध्यान में रखते हुए आयोग जल्दी ही स्पष्टीकरण देगा, ऐसी उम्मीद है। ये कहना है रोहित पवार का, जो कि एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं। समीर जी, बिल्कुल, एनसीपी शरद पवार के विधायक हैं। उधर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत लगातार इस पर आंदोलन की मांग कर रहे हैं और पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा भी कि इस बारे में कांग्रेस पार्टी के साथ बैठक हुई है और इस पर आगे क्या रणनीति बनाई जानी है, क्या तैयारी की जानी है, कैसे आंदोलन करना है, उस पर चर्चा हो रही है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात करीब करीब स्पष्ट कर दी कि आंदोलन किस तरह से होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तरह से वहां ईवीएम मशीनों के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है और मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने की मांग की जाएगी, ये उन्होंने बताया। यानी सड़कों पर उतरने को तैयार है विपक्ष, पूरी तरह से तैयार है और इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर उसे आम जनता का
एक कह लीजिए कि समर्थन मिलना तय है, क्योंकि यह मांग जितनी राजनीतिक पार्टियों की है उससे ज्यादा कहीं आम जनता इसकी मांग कर रही है कि ईवीएम मशीनों को अब दरकिनार कर दिया जाए और चुनाव मतपत्रों के जरिए कराया जाए। महाराष्ट्र में तमाम जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें कहा जा रहा है ईवीएम मशीनों के खिलाफ या उनमें जो धांधली हुई है उसकी बातें हो रही है। तो यह बहुत एक कहा जाए कि महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि इसमें आम जनता के दबाव को देखते हुए लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के घटक दल इस पूरा आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है और उनका साथ मिलना उन्हें तय है। बिल्कुल समीर जी, और जनता का दबाव है तभी विपक्ष भी तैयार हुआ है। अगर जनता का सहयोग नहीं होगा तो विपक्ष आंदोलन क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि जनता दबाव बना रही है। और आप देखिए समीर जी कि हम लोगों के जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब लोग नीचे क्या कमेंट करते हैं कि ईवीएम है तब तक बीजेपी जीतेगी, ईवीएम है तब तक ये ईवीएम हटाओ। यानी ईवीएम हटाने की मांग जनता की तरफ से आ रही है और जनता की तरफ से मांग आ रही है तो विपक्ष अब उस मांग को हाथों हाथ ले रहा है, उस पर आंदोलन की तैयारी कर रहा है। तो ये साफ तौर पर जाहिर है कि जनता का चूंकि इस मांग को समर्थन है और जनता की तरफ से मांग है तो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी इस पर यात्रा निकालने के लिए और आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। समझ तो ये ईवीएम को लेकर हालांकि आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम से जीत हासिल हुई है या फिर प्रशासनिक मशीनरी में गड़बड़ियों की वजह से, धांधली की वजह से, लेकिन भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बावजूद महायुति की सरकार अब तक नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी वहां विवाद चल रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाह रही है और अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है अमलेंदु जी कि अजीत पवार के गुट की जो पार्टी है और एकनाथ शिंदे दोनों जगह उन्होंने विधायक दल का नेता चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल का नेता अभी भी नहीं चुना गया है। तो क्या इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ टकराहट है देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर? बिल्कुल समीर जी, देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर बहुत ज्यादा टकराहट है। और वहां जो विनोद तावड़े का प्रकरण हुआ, कहा यह जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि वो ठाकुर साहब को जो सूचना थी तावड़े के बारे में वो देवेंद्र फडणवीस ने दी थी। क्योंकि उन्होंने कहा भी क्षितिज ठाकुर ने जबकि उनको बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से बताया गया कि वहां जो है पैसा बांटा जा रहा है। तो बीजेपी का वो बड़ा नेता कौन था जिसने विनोद तावड़े के बारे में सूचना दी? तो कहा जा रहा है कि चूंकि विनोद तावड़े ओबीसी हैं और विनोद तावड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे तो उनका पत्ता साफ करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये कराया गया। पता नहीं कराया गया नहीं कराया गया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक ज्यादा नुकसान भी है। दूसरा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो ओबीसी भी नहीं है, मराठा भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है और ब्राह्मण वहां कोई फैक्टर नहीं है महाराष्ट्र में। और ब्राह्मण जो फैक्टर है वो आरएसएस के लिए फैक्टर है, क्योंकि आरएसएस का जो है वो चित्पावन ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण नहीं चित्पावन ब्राह्मण, देशस्थ ब्राह्मण नहीं। और वहाँ देशस्थ ब्राह्मणों और चित्पावन ब्राह्मणों में जबरदस्त तरीके से तनाव है महाराष्ट्र में। तो देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण भी नहीं माना जा सकता एक तरीके से कहा जाए, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण फेस है तो इसलिए उनका दावा कम है। और बीजेपी अगर यही करती है तो इसके बाद फिर ये होगा कि आपने मराठा एकनाथ शिंदे का नाम काटकर आपने ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को कर दिया आगे। तो इसीलिए अब जो है या तो माननी पड़ेगी बात एकनाथ शिंदे की या फिर अजीत पवार की, इन दो में से किसी को बनाना पड़ेगा बीजेपी को। और नहीं बनाते तो बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस का नाम तो कम से कम काटना ही पड़ेगा। इससे कम पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तैयार नहीं होंगे। सभी जी बिल्कुल। तो अभी ईवीएम को लेकर वहां हंगामा चल ही रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, सड़क पर उतरने की तैयारी हो रही है, लेकिन बड़े बहुमत के साथ जीतने के बावजूद महायुति सरकार नहीं बना पा रही है। मुख्यमंत्री के पद को लेकर वहां विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा या फिर इन दोनों की लड़ाई में एक लॉटरी लग सकती है अजीत पवार की। इसको ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अब तक वहां पर मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय हो पाया है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष सड़क से संसद से सड़क तक लड़ाई की तैयारी कर रहा है और दूसरी ओर अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, सरकार के सामने इन दोनों ही मुद्दों पर अब उसका एक बड़ी चुनौती है। अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद नहीं चली और पहले 12 बजे तक के लिए संसद को स्थगित करना पड़ा, उसके बाद फिर पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा, यानी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई संसद। अडानी के मुद्दे पर किस तरह से विपक्ष चर्चा कराने को लेकर एक अड़ा हुआ है। एक बार सुनते हैं, सबसे पहले राहुल गांधी को सुनते हैं
कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि अब अडानी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की ओर से सफाई दी जाने लगी है। तो यही आरोप है विपक्ष का कि अडानी एक उद्योगपति है, उनकी सफाई में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आ रहे हैं। पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार उन्हें बचा रही है और इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से अड़ा हुआ है चर्चा कराने के लिए, और सरकार बिल्कुल अड़ी हुई है कि वो चर्चा नहीं कराएगी। अब पार्लियामेंट इस अड़े रहने के बीच में कितनी संभावना है कि चलेगी, उसमें काम होगा, कुछ भी होगा, यह देखने वाली बात है। लेकिन विपक्ष लगता नहीं कि अब इस मामले में पीछे हटेगा। बिल्कुल समीर जी, विपक्ष इस मामले में कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है और ये एक बड़ा मसला है और इस पर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ईवीएम पर अब तैयारी की जा रही है। जो महाराष्ट्र में एक एमएनएस के उम्मीदवार हैं समीर जी, उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि उनके परिवार में, खुद परिवार में 4 वोट हैं। हाँ। एक उनका, एक उनकी पत्नी का, एक उनकी माँ का, उनके बेटे का, और उनको वोट मिल रहे हैं कुल 2। इसी तरीके से वो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है महाराष्ट्र के किसी गाँव का एक वीडियो कि कांग्रेस को वोट मिले हैं 0 और जनता वहां निकल सड़क पर कह रही है 70% लोगों ने तो वोट दिया, कांग्रेस को 0 कैसे आया, और चुनाव आयोग गायब है इस पर। और इसी तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल पूछकर उठाया था कुंदरकी को लेकर कि भाई आपने वहां 58% पोलिंग दिखा दी और मतदाताओं के हाथ पे किसी की उंगली पर निशान नहीं है उसका, तो जांच करा लीजिए। चुनाव आयोग चले तो चुनाव को इस चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि वहां जाकर जांच कराए। राजीव कुमार घबरा क्यों ना है कुंदरकी में जांच कराने से? राजीव कुमार खुद चले जाए, जाकर के चेक कर लें कि जिन लोगों के नाम के आगे टिक लगा हुआ है कि उन लोगों ने जो किया है कि नहीं किया। भाई सबकी जांच मत कीजिए, 2 बूथों पर जाकर ही कर लीजिए। बिल्कुल, अब चुनाव आयोग के सामने भी बड़ी चुनौती आने वाली है जब 200 सीटों पर, जो महाराष्ट्र में 200 सीटों पर जो कैंडिडेट है वो अपने आरोप और अपने प्रमाण लेकर जब जाएंगे और उनकी जांच की मांग करेंगे तो उसका क्या जवाब आएगा। हरियाणा में तो 20 सीटों का जवाब दे दिया कि सब ठीक है। बिल्कुल 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 समीर जी, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 20 सीटों पे है चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में, यानी चुनाव आयोग ने वहां बेईमानी अपनी एक तरीके से कहा जाए वो बता दिया। दूसरा ये कि समीर जी की जो अपने थे मुख्य चुनाव आयुक्त, जब वो अभी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन सवाल किया था कि साहब वो 8 बजे आपने कैसे दिखा दिया है, और उन्हीं की समीर जी ये 3 जून की एक बाइट है और उनका कहना है, मतलब पीआईबी ने उसको किया है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी 8 बजे, उसके बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। जैसे ही ईवीएम की गिनती पूरी होगी 5 रैंडम वीवीपैट की गिनती शुरू हो जाएगी। ये उनकी बाइट है 3 जून की, जो कि पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसने ट्वीट किया हुआ है। तो राजीव कुमार क्या झूठ आकर के बोल रहे हैं, किस तरीके से, मतलब क्या उनके ऊपर असर आ गया है सोहबत का, जो झूठ मंत्री है उनका, ये समझा जा सकता है समीर जी। और बताना चाहिए उनको कि अब इसमें महाराष्ट्र में और झारखंड में गिनती 8 बजे शुरू हुई थी कि शुरू नहीं हुई थी 8 बजे। जी बिल्कुल, बड़ा चर्चा में आया था हरियाणा में कि हम तो 8:30 बजे से मतगणना शुरू करते हैं, रुझान 8 बजे से कैसे मिलने लगते हैं, जबकि चुनाव आयुक्त, उन्हीं मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान है कि 8 बजे या उसकी पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती है, और उसके बाद जब पोस्टल बैलेट्स में भी तो रुझान मिलते हैं, वोट तो वो भी होते हैं। अपनी ही बात को काटते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसका विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाया था, लेकिन उन्होंने कह दिया। और इस बार महाराष्ट्र और जब झारखंड के परिणाम आ रहे थे तो लगातार सोशल मीडिया में इस बात को लेकर वो ट्रोल हो रहे थे कि कब से काउंटिंग शुरू हो रही है, 8 बजे से या 8:30 बजे से। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और ये बताना चाहिए उन्होंने जब सवाल खड़ा किया इस पर, तो इस पर तो जवाब अब राजीव कुमार को ही देना चाहिए कि गिनती 8 बजे शुरू हुई कि 8:30 बजे शुरू हुई। फिर बताएं राजीव कुमार सामने आए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो राजीव कुमार आके करें। राजीव कुमार को भी जो है वो रोक क्यों लग गया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे सामने आकर।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हर वोटिंग के बाद, शाम को 7 बजे के बाद आता था डाटा कि इतना आ गया है। क्यों नहीं करते राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस? करें राजीव कुमार। और इसका भी अब तक जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये वोट बढ़ कैसे जाते हैं। जब 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब उसके आंकड़े जारी होते हैं तो 8-8, 10-10% वोटों के बढ़ने की सूचना कैसे आ जाती है। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर अब विपक्ष बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है, तैयारी में है और उसकी रणनीति भी बन गई है। इस रणनीति को मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि ईवीएम मशीनों के खिलाफ किस तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है इंडिया गठबंधन और किस तरह की लड़ाई वो लड़ रहा है, लड़ने जा रहा है। देशव्यापी आंदोलन की तैयारी हो रही है। संविधान दिवस पर जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसको सुनते हैं और यह साफ है कि अब संसद से लेकर सड़क तक इस मामले में इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो EVM छोड़ दो, हमको EVM PVM कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए और इसको लेकर पूरे भारत में उसी तरह की यात्रा निकलेगी, आंदोलन होगा और यह मांग की जाएगी। यानी एक देशव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर ली गई है। उसको लेकर अब विपक्ष सड़कों पर उतरने को तैयार है और बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए, यह मांग होगी उस आंदोलन में। तो अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी दिख रही है और जिस तरह से तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी दिखाई पड़ रही है, विपक्ष के तमाम आरोपों से घिरी दिखाई पड़ रही है। अडानी के मामले में जिस तरह से अब सरकार संसद में उसको घेरा जा रहा है, जवाब देने के लिए उसको विवश किया जा रहा है, संसद की कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ रही है, स्थगित करनी पड़ रही है, आगे बढ़ानी पड़ रही है, उसको देखते हुए सरकार कब तक इस मामले को इग्नोर करेगी, यह बड़ा सवाल है। अडानी को लेकर विपक्ष क्या चाहता है, एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी को। क्या आरोप लगे हैं, कितने गंभीर हैं और आखिरकार सरकार उन आरोपों से क्यों बच रही है, उस पर चर्चा कराने से क्यों भाग रही है। मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। Well, the fact is that 2 indictments have been filed, one by the attorney of the Eastern District of New York and the other by the Securities and Exchange Commission of the United States of America. So they are obviously free to make those arguments before a US court of law. Insofar as we are concerned, there are larger issues at play. The fundamental issue is that what kind of a message do these indictments send with regard to India's business environment? That is, India's business environment actuated by extraneous considerations. Number two, what was the Securities and Exchange Board of India doing? If the US regulator has found evidence enough to file an indictment, if you recall going back to the Hindenburg report,
issues with regard to the Adani conglomerate were not only in the तो ये बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष कि वहां जब अमेरिका में वहां की एजेंसीज को अडानी के बारे में जो कुछ भी चीजें हैं उनको जानकारी हो रही है कि रिश्वत दी जा रही है, क्या खेल किया जा रहा है, भारत में जो जांच एजेंसियां हैं उनको क्यों हवा नहीं लग रही है, इस बात की चर्चा कराई जानी चाहिए। और किस तरह से सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जो पूरी तरह से आरोपों में घिरा हुआ है, उसकी चेयरपर्सन माधवी बुच जिस तरह से तमाम आरोपों में घिरी हुई है, ये पूरे नेक्सस की बात कर रहा है विपक्ष। लगातार सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका में केस दर्ज किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप तय किए जा रहे हैं, भारत में आखिर उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लगातार संसद बाधित हो रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा कराने से बच रही है। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, सरकार इस पर चर्चा कराने से बच रही है, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो उसमें मोदी जी का नाम बार बार आएगा और बीजेपी नहीं चाहती कि मोदी जी का नाम इसमें बार बार आए, हालांकि काम उसको बीजेपी को मतलब करना है अडानी के लिए। तो ये गंभीर मसला है और ये मसला आ रहा है, और इस पर जिस तरीके से संसद नहीं चल रही है, कल फिर स्थगित हो गई है, लगता यह है कि पूरा सत्र जो है ये इसी में जाया जाएगा, क्योंकि सरकार हर तरीके से अडानी को बचाने की कोशिश करेगी, या फिर जो उसने पिछले लोकसभा में किया था उसी तरीके से फिर थोक के भाव में सांसद निलंबित किए जाएंगे। लेकिन इस बार वो परिस्थितियां नहीं है कि आप थोक के भाव में निलंबित कर दें, क्योंकि अब विपक्ष बिल्कुल बराबर की टक्कर का है। तो ये चीजें जो हैं वो बीजेपी के लिए बहुत संकट का बन गया है मामला, और नरेंद्र मोदी इसलिए अपनी 56 इंच की छाती और एक अकेले सब पर भारी जो है वो सदन के अंदर कर नहीं पा रहे हैं, भारी हो नहीं पा रहे हैं। और इस पर सीधे तौर पर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं, और कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ये पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। सुनते हैं क्या कहा आज संसद परिसर में गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर, यानी अडानी के मुद्दे पर आखिर सरकार चर्चा से बच क्यों रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी अडानी के मामले पर बहुत साफ साफ स्पष्ट करती है कि मोदी सरकार कुछ छुपा रही है। नहीं तो अगर एक अमेरिका की जांच एजेंसी किसी कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है, तो भारत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो खुद उस जांच में शामिल हो। लेकिन पूरी तरीके से जो खामोशी आज हमको दिख रही है, ये खामोशी नहीं, एक बहुत बड़ी गूंज है, और ये गूंज पूरे भारत के नागरिकों के कानों पर पड़ रही है। लाने के लिए इसको कैसे देखें? देखिए, अभी इस साल में विभिन्न पश्चिमी देशों में इलेक्शंस हुए, अमेरिका में हुए, यूके में हुए। अमेरिका और यूके में दोनों आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का भरपूर व्यवहार किया जाता है उद्योग के द्वारा। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है अमेरिका में, उसके पश्चात भी उनके सरकारों को ईवीएम पर विश्वास नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ हड़बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कमीशन भारत सरकार की पक्ष लेते हुए हमारे जो सवाल है ईवीएम पर, हमारे जो सुझाव है, सवाल या सुझाव लेने के लिए भी उनके पास समय नहीं, तो इतना एक पक्षता क्यों? और इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या ईवीएम सचमुच निष्पक्ष है कि नहीं, और इसलिए जनता के पास हमें यह मैसेज ले जाना जरूरी है। धन्यवाद। मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी, और इसका मतलब कि उसमें कोई न कोई संलिप्तता है, सरकार कुछ छिपाना चाह रही है, ये आरोप लगा रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं गौरव गोगोई। साथ ही जो ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव आयोग सरकार के साथ या उसकी भाषा क्यों बोल रहा है, उसमें क्या गड़बड़ी है, और वो विपक्ष के आरोपों को सुन क्यों नहीं रहा है, उसको सुनना चाहिए। और यही जो सवाल है कि वहां ईवीएम की इतनी खामियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से वहां जो धांधली की शिकायतें की जा रही हैं, छेड़छाड़ की शिकायतें की जा रही हैं, वो सामने दिख रही हैं वो सारी शिकायतें, फिर भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। और यही कारण है कि अब चुनाव आयोग को शिकायत करते करते और लगातार ये इस मामले को उठाते उठाते अब विपक्ष को आंदोलन के लिए उतरने पर मजबूर होना पड़ा है, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी अब विपक्ष में हो रही है।
बिल्कुल समीर जी, बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, पूरा विपक्ष इस पर एकजुट है। शरद पवार की शिवसेना की उसकी एनसीपी की खबर हम लोग दे चुके। आज उद्धव ठाकरे जो है उनकी भी पार्टी की बैठक है, उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बुलाया है, वो भी इस पे करेंगे। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि इसके लिए राहुल गांधी को यात्रा निकालनी चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव का इस पर यात्रा होगी। यानी पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा होगा ईवीएम के खिलाफ, और ईवीएम से जिस तरीके से धांधलियां की जा रही हैं, जो कि विपक्ष का आरोप है, उसके खिलाफ एक आंदोलन बड़ा खड़ा होगा और सरकार को और चुनाव आयोग को मजबूर किया जाएगा कि वो जनता की बात सुने, ईवीएम से चुनाव रोके जाएं और चुनावी धांधलियों को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट पर भी तभी दबाव बनेगा जब एक आंदोलन खड़ा होगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं समीर जी, वो भी जो टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल भाजपा का जो आईटी सेल है वो जो टिप्पणियां करता है, ठीक उसी तरीके की टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, जो कि बहुत दुखद पूर्ण स्थिति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो हैं वही टिप्पणियां करने लग जाएं जो बीजेपी का आईटी सेल करता है। अरे भाई, जब चंद्रबाबू नायडू विपक्ष में थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम खराब है। अब जगनमोहन रेड्डी विपक्ष में तो उन्होंने आरोप लगाया है खराब है। लगाए तो दोनों ने है ना खराब है, सही बात। अब वो विपक्ष में या सत्ता पक्ष में दोनों लगा चुके ना कि ईवीएम खराब है, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? तो ये जो तर्क दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खुद बीजेपी कह चुकी है भाई ईवीएम, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि ईवीएम पे संदेह है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सारी बहस हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उसकी पूरी सुनवाई की थी ईवीएम पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल पूछे चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग के अधिकारी को कटघरे में खड़ा करके बुलाया कि इस पर जवाब दीजिए, और जवाब दिए, और तब मालूम पड़ा कि ईवीएम जो है उसकी जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है वो लैपटॉप से जुड़ी होती है, लैपटॉप से डाले जाते हैं और डाटा केबल जोड़ी जाती है। पहले तो कहा जाता था कुछ जुड़ता ही नहीं है इसमें। अब ये कैसे मालूम पड़ा? सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बताया चुनाव आयोग के अधिकारी ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई चुनाव आयोग को कि आप जो यहाँ बता रहे हैं वो आपकी जो वेबसाइट की FAQ है उसमें तो नहीं है इस तरह की चीजें। तो कहा गया कि हम इसको ठीक कर लेंगे। इसी तरीके से जो वोट बढ़ने का मसला है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही कहा गया कि साहब 2019 में जो हमारा वोटर टर्नआउट ऐप था उसमें खराबी थी, लेकिन अब डाटा बिल्कुल समय के समय आता है। अगर डाटा समय के समय आता है तो 80 लाख वोट कैसे बढ़ गए महाराष्ट्र में जी। और अब खबर ये आ रही है कि जितने वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में उससे 54 लाख वोट ज्यादा गिने गए। ये खबरें आ रही हैं। तो राजीव कुमार को, चुनाव आयोग को इस पर जवाब तो देना पड़ेगा समीर जी। जी बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, और इसीलिए जो बताया है संजय राउत ने कि 450 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। और अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के जो उनके कैंडिडेट्स थे, या फिर जो शरद पवार के अपने कैंडिडेट्स थे उनकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लगभग 200 कैंडिडेट वहां पर शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण खबर यह है कि इसको लेकर जिस तरह से एक जन आंदोलन की तरफ विपक्ष जाता दिखाई पड़ रहा है वो बहुत मायने रखता है। साफ तौर पर कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि इसको देशव्यापी आंदोलन इसके खिलाफ किया जाएगा। और वही बात कांग्रेस की जो पार्टी की सांसद है रंजीत रंजन, उन्होंने भी इस बात के ये साफ तौर पर कहा है कि इसमें पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन और उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी, ये सभी लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं। रंजीत रंजन को सुनते हैं, बिल्कुल वही बात उन्होंने कही है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं और संजय राउत कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अब यह मामला केवल चुनाव आयोग पर शिकायतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, संसद में इस पर चर्चा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ एक जनमत तैयार करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। पहले सुन लेते हैं रंजीत रंजन को, उसके बाद इस जो तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन के भीतर ईवीएम को लेकर, उसकी चर्चा करते हैं। बात हो रहा है ईवीएम पर भरोसा नहीं है उनको, कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है हम लोगों का, जो कल संविधान दिवस पे हम लोगों ने लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा, और निश्चित तौर से अब एक मुहिम चलानी चाहिए। दाग में कुछ काला है, जो रिजल्ट आ रहा है हम किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि बैलेट पेपर पे आना चाहिए, क्योंकि सारे अगर आप एग्जाम्पल इंटरनेशनली भी लें तो मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं वो आज भी बैलेट से ही चुनाव कराती हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ठीक है, जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया बैलेट की मांग। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। मुझे इतना पता है कि कानून सदन बनाता है और जिस दिन सदन चाह लेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करना है तो हम कानून बनाते हैं और कानून की पालना हम सबको इंक्लूडिंग जुडिशरी को करनी पड़ती है। तो जिस दिन सदन चाह लेगा उस दिन ये होकर रहेगा, और सदन चाहेगा क्योंकि सदन में अब महज भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद हैं और जो उसके जो सहयोगी दल भी हैं उनमें महत्वपूर्ण जो दो पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ जाएंगी, इसकी उम्मीद नहीं है। और तब उस स्थिति में जबकि इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब अमलेंदु जी संसद से लेकर सड़क तक जो ईवीएम के खिलाफ माहौल है उसको पूरा समर्थन मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, इस पर जनता आंदोलित है और जनता सड़कों पर उतर कर आएगी इसके लिए, और ये चुनाव आयोग के लिए गंभीर मसला हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट को भी जनता की बात सुननी पड़ेगी। एक बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब सब तरफ से आवाज उठ रही है कि ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है, ये नारे लगने लग गए हैं सब तरफ से। तो जब ये जनता नारे लगा रही है ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है, तो चोर को पकड़ना तो पड़ेगा ना। तो चोर को पकड़ेगा कौन? तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को भी चोर को पकड़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी जो है चोर को सजा देनी पड़ेगी। तो चोरों को पकड़ने, चोरों को सजा देने का काम भी शुरू होगा। ये लोकतंत्र के जो चोर हैं, लोकतंत्र के जो लुटेरे हैं, उनको सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, और ये लग रहा है कि जिस तरह से अब संसद में दबाव बनाया जाएगा कि उस पर कानून लाया जाए और सड़क पर उतरने की जो तैयारी है यानी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी है, उसमें अब ईवीएम के मामले में सरकार पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। अडानी के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है, संसद में चर्चा की मांग हो रही है लगातार। आज भी संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले जब पिछले सोमवार को जब संसद शुरू हुई थी, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, तब भी सदन की कार्यवाही को रोकना पड़ा था और आज जब दोबारा शुरू हुई तो आज फिर उसको स्थगित कर दिया गया। तो अभी ईवीएम और अडानी का मुद्दा सरकार के लिए कितनी परेशानी खड़ा करने वाला है, इस पर वो आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, लेकिन यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर इन दोनों मुद्दों पर उसकी खामोशी इसी तरह की रही तो विपक्ष की आवाज भी वो दबने वाली नहीं है, वो और ज्यादा मुखर होती जाएगी। तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ इस तरह की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, और हमारे जो नियमित कार्यक्रम हैं उनके साथ भी आप बने रहिए। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत